students. Today we will discuss experimental and control groups. Experiments generally involve one or more experimental groups and one or more control groups. आपने अभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल अभी लास्ट सेशन में आपने रीड किए थे, तो बेटा उसी तरह से जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें आपके दो तरह के ग्रुप्स होते हैं. एक तो होता है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और द सेकंड ग्रुप इज कंट्रोल ग्रुप. सो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वो क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज अ ग्रुप इन विच मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एक्सपोज्ड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन. जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? मैनिपुलेट किया जाता है. उनको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं. मैनिपुलेशन क्या है? कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर हमने उनको वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए बिठाया होता है. अब बात आती है आपके कंट्रोल ग्रुप की. द कंट्रोल ग्रुप इज अ कंपेरिजन ग्रुप दैट इज ट्रीटेड टू इन एवरी वे लाइक द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सेप्ट दैट द मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज एब्सेंट इन इट. देखिए, जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें भी आपका जो सेम तरह की कंडीशंस जो हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के मेंबर्स को दी उसी तरह का जो ट्रीटमेंट है वो इनको दिया जाएगा कंट्रोल ग्रुप के मेंबर्स को. सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और आपके जो कंट्रोल ग्रुप के बीच का जो डिफरेंस है सिर्फ वो इतना है कि इनको तो हम क्या है कि इस ग्रुप के मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं हम उनको मैनिपुलेट नहीं करते, उनको फ्री छोड़ते हैं. ओके. अब जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ लेटेने एंड डर्ली इन प्रीवियस सेक्शन. इसको मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था लेटेने एंड डर्ली ने, इसमें क्या किया था? इन्होंने 3 ग्रुप लिए थे. ठीक है. तो जो पहला ग्रुप था उसमें उन्होंने एक स्टूडेंट बिठाया था एक रूम के अंदर. ठीक है. उनको एक इंटरव्यू के बहाने से उन्होंने एक फेक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराया था एक्सपेरिमेंट के लिए. तो एक जो रूम था उसमें एक स्टूडेंट बिठाया था. जो सेकंड रूम था उसमें 3 मेंबर्स थे और जो थर्ड ग्रुप था उसके अंदर भी 3 मेंबर्स थे. तो वो जो तीसरा ग्रुप था उसमें 3 मेंबर्स थे. तो वो जो 3 मेंबर्स थे उसमें से एक को तो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए, 2 को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना है. जब भी स्मोक होगा कमरे के अंदर, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है? कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है. अब जो सेकंड ग्रुप था उसमें 3 मेंबर्स थे, तो वहाँ पर उनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया. ठीक है. अब जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें एक ही मेंबर्स था, उसको भी कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए. तो अब ये जो आपका थर्ड ग्रुप था उसके जो बिहेवियर था, उसका जो रिस्पॉन्स था, वो उसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ा? आपका जो सेकंड वाला ग्रुप था. लेकिन जो फर्स्ट वाला था ग्रुप वो क्या था? कंट्रोल ग्रुप था. उस पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं था. और ये जो दोनों ग्रुप थे, सेकंड और थर्ड ग्रुप थे, ये क्या थे? आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे. तो इन दोनों का जो थर्ड ग्रुप था, थर्ड ग्रुप के मेंबर्स के रिस्पॉन्सेस का इफ़ेक्ट सेकंड ग्रुप पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या पड़ता है. और वो जो कंट्रोल ग्रुप था उसको हमने ऐसे ही छोड़ा था, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, कुछ नहीं थे. तो स्मोक जो था वो तीनों रूम के अंदर सेम क्वांटिटी में दिया गया, सेम तरह का इन्वायरमेंट जनरेट किया गया. लेकिन जहाँ पर मैनिपुलेशन की बात आती है तो वो किसको मैनिपुलेट किया गया? जो थर्ड ग्रुप था उसके मेंबर्स को मैनिपुलेट किया गया था. तो जो रिज़ल्ट देखा गया वो ये देखा गया, जो फर्स्ट ग्रुप था उसने सबसे पहले और रिस्पॉन्स दिया स्मोक को देखकर. और जो सेकंड ग्रुप था उसने किस चीज़ को फॉलो करा? वो जो थर्ड ग्रुप था उस ग्रुप के रिस्पॉन्सेस को फॉलो करा. जैसे जैसे उन्होंने किया वैसे वैसे जो सेकंड ग्रुप था डिपेंडेंट वेरिएबल वाला उसने किया. तो यहाँ पर आपका ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको हम मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, किसी भी तरह के कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं. एक्सपेरिमेंटल वो ग्रुप होता है जिसको हम इंस्ट्रक्शंस देकर या मैनिपुलेट कर कर अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं. ओके. देखिए, यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो आपके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसमें जो आपका एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन है किया ज़रूर जाता है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है आपका
जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है उसमें कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे स्मोक वाला भी एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसमें तो हमने स्मोक की क्वांटिटी कम कर दी है या फिर ज़्यादा कर दी है कंट्रोल ग्रुप के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर क्या है, सेम कंडीशंस होनी चाहिए, सिर्फ डिफरेंस कहाँ होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देने में। ओके, अब बात करते हैं इफ़ेक्टिव एक्सपेरिमेंट की। तो उसके लिए कुछ हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, लाइक ऑल रेलिवेंट वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ माइट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल नीड टू बी कंट्रोल। अगर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ चीज़ें क्या करती हैं, अगर इन्फ्लुएंस कर रही हैं तो उन चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। दीज आर ऑफ 3 मेजर टाइप्स। अब आपकी जो 3 तरह की ये चीज़ें हैं जो हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। पहला है आपका ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स सच एज एंजाइटी, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल अगर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, लाइक अगर हम जिस पर्सन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर्सन को एंजाइटी है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पर। उसी तरह से हमने जो इंटेलिजेंस लेवल है वो भी देखना चाहिए। अगर हम 3 या 4 मेंबर ले रहे हैं टेस्ट के लिए तो उनका इंटेलिजेंस लेवल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक तो आपने जो है 4 ईयर का बच्चा ले लिया और एक आपने 8 ईयर्स का बच्चा ले लिया, तो वहाँ पे एज में अगर डिफरेंस है तो उनका जो आईक्यू लेवल है उसमें भी डिफरेंस होगा। उसी तरह आपका होता है पर्सनालिटी ट्रेट्स भी। एक तो आपने ले लिया टॉकेटिव पर्सन, एक ले लिया आपने शांत रहने वाला पर्सन, तो वहाँ पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम कैटेगरी के लोग आपको वहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। अब आया आपका सिचुएशनल और इन्वायरमेंटल वेरिएबल। ये वेरिएबल भी क्या करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। लाइक आपने एक्सपेरिमेंट किया और उस समय वहाँ पर नॉइज़ हो रहा है, टेम्परेचर ठीक नहीं है, ह्यूमिडिटी है, तो वो चीज़ें भी आपके एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट पर इफ़ेक्ट डालेंगी। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, कंट्रोल मैनर में होनी चाहिए। फिर है आपका sequential variables. The sequence related variables assume significance when the participants in the experiments are required to be tested in several conditions. Exposure to many conditions, ये प्रॉब्लम जब आती है जब आपको जो टेस्ट है वो कई स्टेप्स में करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपका जो सीक्वेंशियल रिलेटेड वेरिएबल्स है, अब आपने एक टेस्ट कराया और उसके आपको 3 स्टेप्स लेने हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले जो ABCD करके आपने 4 वो लिए पार्टिसिपेंट, तो जब नेक्स्ट वाला आप अगर कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने B पहले कर दिया या C, तो वहाँ पर जो प्रॉपर सीक्वेंस है जो आपने फर्स्ट स्टेज पर किया था, फर्स्ट स्टेप पर एक्सपेरिमेंट के, उसमें एक सीक्वेंस लिया था मेंबर्स का, उसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है इन अदर स्टेप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब ये यहाँ पर कुछ टेक्निक्स दी गई हैं जो आपकी कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं, जिससे आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो वैलिड हो सके। सो ये कौन कौन सी आपकी, इज द गोल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ टू मिनिमाइज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। यहाँ पे बात करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल की, कि उन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को क्या करना चाहिए, हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए अपनी एक्सपेरिमेंटल सेटिंग से। ठीक है, जैसे आपका नॉइज़ की प्रॉब्लम बताई थी हमने, या ह्यूमिडिटी टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको इस तरह से टेस्ट के जब टाइम सेटिंग करनी चाहिए कि ये सब चीज़ें वहाँ से रिमूव हो सकें। लाइक आप साउंड प्रूफ एक रूम ले लीजिए जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट कराएं। ओके, कई बार क्या होता है, एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता कि हर चीज़ को हम एलिमिनेट कर सकें, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली हमें वो चीज़ें वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के दौरान करनी चाहिए, जिससे जो उनका इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान वो क्या रहेंगी, वो चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। जब वो चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तो वो जो उसका इफ़ेक्ट है वो भी आपके एक्सपेरिमेंट के पूरे टाइम तक कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर कंट्रोलिंग organismic like fear, motivation and a background variables such as rural,
urban caste socio-economic status matching is also used in this procedure. The relevant variable in the two groups are equated or held constant by taking matched pairs across condition of the experiment. अब ये यहाँ पर ये जो है आपका मोटिवेशन हो गया, बैकग्राउंड वेरिएबल्स हो गए, रूरल अर्बन कास्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारी चीज़ें क्या हैं इफ़ेक्ट डालती हैं। तो वहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा कि इक्वेशन होना चाहिए, जो आपके दो ग्रुप हैं उनके बीच में क्या उन्हें इक्वेशन कर लेना चाहिए, सेम ग्रुप बनाना चाहिए इन सारी क्वालिटीज़ के बेस पर, जिससे कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसका जो रिज़ल्ट है वो किसी भी तरह से इनवैलिड ना हो सके। अब आता है आपका काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक इज़ यूज टू मिनिमाइज द सीक्वेंस इफेक्ट। इसमें क्या करते हैं, काउंटर बैलेंसिंग जो टेक्निक है इसमें क्या करते हैं, जो सीक्वेंस इफेक्ट है आपका उसको ख़त्म कर देते हैं। सपोज देयर आर टू टास्क टू बी गिवन इन एन एक्सपेरिमेंट रादर देन गिविंग द टू टास्क इन द सेम सीक्वेंस, द एक्सपेरिमेंटर में इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ द टास्क। जैसे इन्होंने कहा कि दो तरह के टास्क लिए, ठीक है, और दो ही ग्रुप हैं, तो वहाँ पर क्या है, सीक्वेंस चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। पहले ग्रुप को कोई सा दिया आपने, दूसरे ग्रुप को कोई सा टास्क दिया, फिर उसके बाद आपने क्या जब वो किया बाद में रीटेस्ट किया तो वहाँ पर क्या करा आपने, ग्रुप उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक आपकी रिमूव करेगी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि टेस्ट के रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट कर रही हैं। The last technique is random assignment of participants to different groups eliminates any potential systematic differences between group। अब रैंडम असाइनमेंट दिए जाए अगर पार्टिसिपेंट को, तो वहाँ पर भी क्या है आपका जो इफ़ेक्ट है जो पड़ रहा है निगेटिव इफ़ेक्ट आपके एक्सपेरिमेंट पर, उसको रिमूव किया जा सकता है। किसी को आपने कोई सा असाइनमेंट दे दिया, किसी को कोई सा दे दिया डिफरेंट ग्रुप में, तो उससे भी आपके टेस्ट की रिलायबिलिटी बढ़ती है। ओके, द नेक्स्ट मेथड इज फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट्स। इफ अ रिसर्चर वांट्स टू हैव हाई generalizability or to conduct studies which are not possible in laboratory settings, so she or he may go to the field or the natural setting where the particular phenomena actually exist. In other words, she or he may conduct a field experiment। देखिए कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें हम रिसर्च करना चाहते हैं उनको हम लैब के अंदर, लैब की जो सेटिंग होती है उसके अंदर नहीं कर सकते। तो ऐसी जो इवेंट होती हैं, ऐसे जो पर्टिकुलर बिहेवियर होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, जो नेचुरल मैनर में वो जिस तरह से हो रही हैं वहीं जाकर हम उसको क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और नोट डाउन कर लेते हैं, अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है, आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे यहाँ पर उन्होंने बुक में एग्जाम्पल दिया है कि एक अगर रिसर्चर ये जानना चाहता है कि किस तरह का जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेक्चर रहेगा या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, रिसर्चर में प्रीफर टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट इन द स्कूल, वो एक कंडक्ट करा सकता है, एक्सपेरिमेंट भी करा सकता है अपने स्कूल में, या फिर द रिसर्चर में सिलेक्ट टू ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट, या फिर क्या कर सकता है, दो ग्रुप सिलेक्ट कर लेगा वो, ठीक है। टीच वन ग्रुप बाय डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एंड अनदर ग्रुप बाय द नॉर्मल टीचिंग मेथड फॉर सम टाइम। एक ग्रुप को तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाया जाएगा और दूसरे को ये जो आपका लेक्चर मेथड है। शी और ही मे कंपेयर देयर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द लर्निंग सेशन, और उसके बाद वो क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है उन दोनों ग्रुप की परफॉर्मेंस के बेस पर कि कौन सा बेटर है। तो जो आपका इन सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स द कंट्रोल ओवर रेलिवेंट वैल्यू इज लेस देन व्हाट वी फाइंड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। तो ये आपका जो आपके रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं उस पर हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है। जैसे हम लैब के अंदर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कंट्रोलिंग मैनर में करते हैं उसको, लेकिन ये जो आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट है इस पर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। सो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया ऊपर कि दो ग्रुप ले लिए और नेचुरल मैनर में वहाँ पर क्या है कि टीचर पढ़ा रहा है, एक टीचर तो लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा रहा है, बाद में हमने कंपेयर करके डाटा कलेक्ट कर लिया, तो वो कहलाता है आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसमें क्या है, नेचुरल मैनर में जो भी चीज़ें हो रही थी हमने उसी तरह से उसको होने दिया, वहाँ पर हमने कुछ भी कंट्रोल नहीं किया और उसके बेस पर हमने अपना जो डाटा था वो कलेक्ट कर लिया।
अब आता है मैनी वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन द लेबोरेटरी सेटिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, you cannot create this condition artificially in the laboratory. In such situation, the researcher adopts the method of quasi experimentation. In such type of experiments, the independent variable is selected rather than varied or manipulated by the experimenter. For example, in the experimental group, we can have children who lost their parents in the earthquake, and in the control group, children who experienced the earthquake but did not lose their parents. Thus, a quasi-experiment attempts to manipulate an independent variable in a natural setting using naturally occurring groups to form experimental and control group. So, जो आपका क्वासी एक्सपेरिमेंट है मोस्टली वो किन बातों के लिए किया जाता है. कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लैब के अंदर नहीं कर सकते. लाइक अर्थक्वेक है. अर्थक्वेक में अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो इस चीज़ को हम लैब के अंदर तो नहीं कर सकते. अर्थक्वेक तो नहीं ला सकते हम लैब के अंदर. तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, तो जो पहला ग्रुप होता है उसमें ऐसे बच्चे लेते हैं जिसमें अर्थक्वेक की वजह से उनके पेरेंट्स की डेथ हुई है. और दूसरा ग्रुप लेते हैं हम कंट्रोल ग्रुप, जिसमें ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अर्थक्वेक को झेला ज़रूर है पर उनके पेरेंट्स की डेथ नहीं हुई है. तो वहाँ पर उनके बेसिस पर हम रिसर्च करते हैं, उनके जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेस पर हम अपना डाटा कलेक्ट करके थ्योरम बनाते हैं. तो ये कहलाता है आपका क्वासी. द नेक्स्ट इज़ correlational research. In psychological research, we often wish to determine the relationship between two variables for prediction purposes. देखिए, जो हमारा साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसका पर्पस ही क्या है? प्रिडिक्शन को जनरेट करना, प्रिडिक्शन देना. तो प्रिडिक्शन किसके बेस पर होती है? जो 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बेस पर ही तो हम आपको प्रेडिक्शन देते हैं. सो ये जो आपका कोरिलेशनल रिसर्च है वो क्या करता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या फिर ज़ीरो रिलेशन है, उसके बेस पर रिसर्च करता है. ओके, जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हमने 2 वेरिएबल्स लिए. एक तो हमने लिया कि एक बच्चा है और जो अपनी जो स्टडी है वो ओनली 1 आवर कर रहा है. ठीक है, पूरे दिन में वो 1 आवर अपनी स्टडी को दे रहा है. फिर उसका जो अचीवमेंट्स है वो भी क्या है, कम है. वो 30 to 40% मार्क्स पा रहा है. तो वहाँ पे हमने क्या करा कि 2 वेरिएबल्स हमें हो गए, तो हमने इस पर रिसर्च किया. हमने कहा कि अगर उसकी स्टडी टाइम को बढ़ा दिया जाए तो क्या उसका इफ़ेक्ट उसके जो अचीवमेंट्स हैं उस पर पड़ रहा है. तो वहाँ पर हमने क्या करा, जो उसका स्टडी टाइम था, वेरिएबल जो था, उसको मैनिपुलेट करके बढ़ा दिया. हमने 3 आवर्स कर दिया. तो हमने देखा कि वहाँ पर अगर उसका जो वो है अचीवमेंट्स है, अचीवमेंट्स लेवल जो है 30 और 40% से बढ़कर 50 और 60% हो रहा है. इट मीन्स कि उन दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है. अगर वहाँ पर क्या है कि वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, उसके स्टडी आवर्स बढ़ा दिए हमने, फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं वहाँ पर जो उसका अचीवमेंट लेवल है, इट मीन्स कि वहाँ पर उन दोनों के बीच में क्या है, निगेटिव रिलेशन है. अब अगर उसे बढ़ाने पर, स्टडी टाइम को बढ़ाने पर और घटाने पर, अगर हम स्टडी टाइम 1 आवर था उसका, अगर हमने उसको हाफ आवर कर दिया तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. उसका जो अचीवमेंट लेवल है वो 30-40 है तो 30-40 रहा. हमने अगर 3 आवर्स कर दिया पढ़ाने का टाइम, फिर भी उसका जो अचीवमेंट लेवल है वो 30 to 40 रहा. इट मीन्स कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. चाहे आप उसको टाइम को इंक्रीज़ करो या डिक्रीज़ करो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. इट मीन्स कि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या है, ज़ीरो कोरिलेशन है. तो ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा, जो पॉजिटिव कोरिलेशन है आपका, और आपका ये निगेटिव कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन. ओके.